हेलो बच्चों, क्लास 9th में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, इसके पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में चर्चा किया था और उसको एक्सपेरिमेंटली हमने समझाने का प्रयास किया था कि कैसे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित होता है। ठीक है, मास कंजर्व होता है। और हमने वहाँ समझाया था कि कोई भी रासायनिक अगर अपक्रिया हो रही है तो वहाँ पे किसी मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है। वहां पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से एटम ब्रेक होते हैं, ठीक, अलग हो जाते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डाल्टन के बारे में हमने चर्चा किया था। ये स्कूल टीचर थे और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और इसके बाद उन्होंने किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसी को हम डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये डाल्टन्स थ्योरी? क्या कहता है? Every substance is made up by the smaller particles. Every substances are made up by smaller particles known as atoms. ठीक है, हर एक पदार्थ जो है, हर एक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं वो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। दूसरा ये कहता है, ये जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये इंडिविजुअल होते हैं, अविभाज्य होते हैं। ठीक है, कोई रासायनिक अपक्रिया में ये डिवाइड नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। और किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एटम्स न तो सृजित होते हैं और नहीं उसका विनाश होता है। इट मीन्स एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर दूसरे सब्सटेंस के एटम से अगर किसी एक सब्सटेंस का कंपेयर करें तो आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। मतलब एक पदार्थ के जितने कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, एटम्स, वो दूसरे पदार्थ के पार्टिकल से डिफरेंट होते हैं। किसी एक सब्सटेंस के जितने एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनके गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर सेम, ऑल ऑफ दे आर सेम इन देयर साइज एंड मासेस। साथ ही साथ देखिए, एटम्स जो होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा दिया है, देखिए पोस्टुलेट जो होते हैं उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, जो है वही आपको सीधे सीधे वही जानना है, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया था ना ये थेसिस। तो क्या कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं वो एक डिफिनिट रेशियो में मिलते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसके बारे में और डिटेल हम स्टडी करेंगे। अब अगला जो हमारा है, देखिए डाल्टन ने बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, हालांकि इतने संसाधन इनको नहीं मिले, स्ट्रगल किए। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? इसका
सीधे सीधे कंपेयर कर दिया है। कह रहा है किसी इमारत को आपने बनते हुए देखा है। जैसे कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो आप वहां पर ध्यान देंगे, बिल्डिंग ऐसे नहीं खड़ी हो जाती है सीधे। ऐसा नहीं है कि सारे सारे दीवार अलग अलग होते हैं उनको ले आकर के खड़ा कर दिया जाता है। आप ध्यान से देखें तो बिल्डिंग की जो दीवारें होती हैं वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और इसी पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो कैसे देंगे? एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि सभी एटम्स क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी एटम्स क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बना लेगा। हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा है परमाणु कितने बड़े होते हैं। ठीक, अब परमाणु इतने बड़े होते हैं, ठीक, कि लाखों परमाणु एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाए तो उनकी जो मोटाई होगी वह कागज के एक शीट के बराबर होगी। अब सोच लीजिए, इतने बड़े होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं, बड़े नहीं कहेंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं कि लाखों परमाणु एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाएं तब भी उसकी मोटाई कितनी होगी? कागज की जो मोटाई होती है, एक पेपर की जो मोटाई होती है, ठीक है, कठिनाई से उस शीट के बराबर हो पाएंगे। एटम्स का जो रेडियस है नैनोमीटर में नापा जाता है, क्योंकि नैनोमीटर क्या होता है? एक छोटा सा, बहुत छोटा इकाई है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी 1/10⁹ हो जाएगा। यहाँ कुछ जो एटम्स हैं उनके रेडियस को दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका 10⁻⁹ है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स दिया है 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका होता है 10⁻⁹। हाइड्रोजन का 10⁻⁻10 होता है, हीमोग्लोबिन का 10⁻⁸ होता है। ठीक है, इस तरह से कंपेयर किया गया है। देखिए, डाल्टन ने उस समय एक और काम किया था। डाल्टन ने समझाने का प्रयास किया था कि अगर जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके अगर नाम से उसको ना रिप्रेजेंट करके सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सिंबॉलिकली मतलब प्रतीकात्मक रूप से उसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो उन्होंने एक प्रयास किया था। एटम क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, इसलिए उन्होंने सर्किल का यूज किया था, और उस सर्किल में अलग अलग उन्होंने उसमें आकृति बना करके डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक प्रयास किया था। जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया था? एक सर्किल बना करके उसमें एक डॉट लगा दिया है। कार्बन है, ठीक, सर्किल बना करके उसको शेड कर दिया है, ठीक है, कलर कर दिया है। ऑक्सीजन को ऐसे ही रख दिया है। फास्फोरस के लिए एक ऐसा सिंबल लिया है जिसमें एक लाइन आगे है और 2 लाइन पीछे है। ऐसे ही सल्फर के लिए यूज किया है। तो उन्होंने प्रयास तो एक अच्छा किया था, ठीक, लेकिन बाद में जब एलिमेंट ज़्यादा खोज लिए गए तो फिर से अब एक नया प्रॉब्लम हो गया। अब इतना सिंबल कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो ये एक टफ काम था। इससे बढ़िया तो नेम ही था। नाम तो कम से कम याद हो जाएगा, लेकिन इस तरह का जो आकृति है
इन सारी आकृतियों को याद करना एक टास्क हो गया। तो फिर इसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए वर्जिलियस ने सजेस्ट किया था कि सबसे अच्छा ये रहेगा प्रतीक देने के लिए कि जितने एलिमेंट हैं उनके लैटिन नेम, ठीक, या अगर इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश नेम, या अगर कोई जर्मन का है या ग्रीक का है, जो भी नेम है एलिमेंट का, उसमें से क्या किया जाए, एक एलिमेंट, उसमें से क्या किया जाए, एक जो फर्स्ट लेटर है उसको ले लिया जाए और उसी नेम में से कोई एक अदर एटम ले लिया जाए अगर जरूरत पड़े तो। जैसे मान लो एक ही लेटर से अगर कई एलिमेंट स्टार्ट होते हैं उनके नेम, जैसे कार्बन है, ठीक है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, कॉपर है, तो सब सी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए वहां पे इसकी जरूरत पड़ी। नहीं तो कार्बन को सबसे पहले अगर लिया गया होगा तो कार्बन के लिए सी यूज किया है। अगर वही कैल्शियम फिर लिखना था तो वो भी सी से स्टार्ट होता है, इसलिए कैल्शियम में सी और ए ले लिया गया, क्लोरीन में Cl ले लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जर्मन, ग्रीक, लैटिन बताया, पहले ही बता दिए थे, जर्मन, ठीक है, ग्रीक, लैटिन या इंग्लिश नेम जो है उनमें से फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लेटर के साथ अदर लेटर को लेकर के डिफरेंट एलिमेंट के प्रतीक बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है, सबका सिंबल बनाया गया है, जिसका यूज हम एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ये बहुत हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, क्योंकि बार बार रिएक्शन लिखेंगे तो उसके नेम से उसको लिखेंगे तो दिक्कत होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि CaO लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, आसानी होगी। हमेशा साइंस किस चीज़ की बात करता है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट की बात करता है, ठीक है। तब तक इतना आप देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक, शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।